कहानी की शुरुआत में एक दूसरे यूनिवर्स की धरती दिखाई देती है जहां साल 1990 चल रहा होता है। यहाँ मिशेल अपने मम्मी पापा के साथ अपने छोटे भाई क्रिस को एक एलिट एग्जाम देते हुए देख रही होती है। असल में क्रिस अपनी उम्र से कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंस था। वो ऐसे ऐसे सवालों के जवाब दे देता था जिनका जवाब आज तक बड़े बड़े प्रोफेसर भी नहीं दे पाए। यहाँ तक कि आज भी वो अपना एग्जाम आधे समय में ही खत्म कर देता है। बाहर आकर वो अपनी बहन मिशेल को बताता है कि ये एग्जाम कितना आसान था। हालांकि अंदर ही अंदर वो अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज था। उसकी इसी इंटेलिजेंस की वजह से उसे सीधे कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाता है, जबकि क्रिस चाहता था कि वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़े। लेकिन मिशेल उसे समझाती है कि उसके जैसे इंटेलिजेंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को डरना नहीं चाहिए। उसकी दिमाग एक दिन दुनिया बदल देगी। बहन की बात सुनकर आखिरकार क्रिस कॉलेज में एडमिशन के लिए मान जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आज के बाद सब कुछ बदलने वाला है। बड़े बड़े रोबोट जिन्हें इंसानों ने अपनी पर्सनल मदद के लिए बनाया था, एकदम से अपने अंदर कॉन्शियसनेस डेवलप कर लेते हैं और एक रोबोट लीडर की अगुवाई में वो इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं ताकि वो अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकें। अब वो लोग इंसानों के लिए काम करना ही नहीं चाहते थे। हर तरफ से खबरें आने लगती हैं कि छोटे से लेकर बड़े सब तरह के रोबोट बगावत पर उतर आए हैं और दुनिया भर की सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं। प्रेसिडेंट की तरफ से वार्निंग दी जाती है कि अगर रोबोट्स वापस काम पर नहीं लौटे तो उनके खिलाफ आर्मी उतार दी जाएगी। लेकिन इतनी चेतावनी के बावजूद हालात और बिगड़ते जाते हैं और इसी तरह रोबोट और इंसानों के बीच एक बड़ा युद्ध शुरू हो जाता है। चूंकि रोबोट इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए आर्मी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2 साल तक चलने वाले इस लंबे और भयानक युद्ध के बाद जब इंसान हार के कगार पर पहुंच जाते हैं, तभी एक मशहूर साइंटिस्ट सब कुछ बदल देता है। उसने एक ऐसी तकनीक ईजाद की जिसकी मदद से इंसान आखिरकार रोबोट्स को हरा सकते थे। इस टेक्नोलॉजी का नाम रखा गया न्यूरो मशीन। इसके जरिए कोई भी इंसान एक खास डिवाइस का इस्तेमाल करके खुद को एक खाली रोबोट बॉडी से कनेक्ट कर सकता था और उसे अपने ही शरीर की तरह कंट्रोल कर सकता था। क्योंकि इन ड्रोन बॉडीज में कोई चेतना नहीं होती थी, इसलिए वो अपने आप लड़ नहीं सकते थे। उन्हें हमेशा किसी इंसान द्वारा कंट्रोल करना जरूरी होता था। अब इस खोज के बाद सोल्जर्स आसानी से रोबोट्स को काबू में करने लगे और कुछ ही हफ्तों में उन्होंने लगभग सारे रोबोट्स को पकड़ लिया। इसके बाद रोबोट लीडर और प्रेसिडेंट के बीच एक शांति समझौता होता है जिसमें तय किया जाता है कि अब कोई भी रोबोट इंसानों की एरिया में कदम नहीं रखेगा। इसी तरह इंसान सारे रोबोट्स को एक सुनसान रेगिस्तान में एक बड़ी सी दीवार के पीछे बंद कर देते हैं। अब रोबोट इंसानों के पास नहीं आ सकते और इंसान भी उनके इलाके में नहीं जा सकते। पहले जो काम रोबोट करते थे, अब वो इंसान न्यूरो मशीन की मदद से आसानी से करने लगे। धीरे धीरे पूरी समाज व्यवस्था बदल गई। ये मशीनें इंसान कहीं से भी कंट्रोल कर सकते थे, इसलिए काम करना और भी आसान हो गया। 2 साल बाद हम फिर से मिशेल को देखते हैं। अब तक पूरी दुनिया बदल चुकी थी। मिशेल की क्लास के सारे स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ न्यूरो मशीन की मदद से दूसरे काम भी कर लेते थे। लेकिन मिशेल को ये खोज बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसका मानना था कि असली जिंदगी के स्किल्स को मशीनें कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। इसी वजह से आज उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया गया है। क्योंकि टीचर्स के बार बार कहने के बावजूद मिशेल अब तक न्यूरो मशीन का इस्तेमाल शुरू ही नहीं कर पाई थी, जबकि सरकार ने इसे सबके लिए अनिवार्य कर दिया था। हालांकि प्रिंसिपल मिशेल के लिए थोड़ा नरम दिल रखती थी, क्योंकि 4 साल पहले उसके मम्मी पापा और छोटा भाई क्रिस एक एक्सीडेंट में मर गए थे। उसके बाद मिशेल को टीम नाम के एक आदमी ने गोद लिया था। लेकिन अब वो मिशेल क्या कर रही है या कैसी है, इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करता। उल्टा वो पूरा दिन न्यूरो मशीन में ही खोया रहता है। आज जब मिशेल घर लौटी तो उसे उसी दिन की सारी यादें फिर से सताने लगी, जिस दिन उसका छोटा भाई क्रिस बेहद मुश्किल एग्जाम आधे समय में खत्म करके निकला था। लेकिन घर लौटे वक्त उनकी कार के सामने अचानक एक हिरण आ गया और इसी वजह से उनका भयानक एक्सीडेंट हो गया। हॉस्पिटल ग्रैंडफील्ड में मिशेल को पता चला कि उसका पूरा फैमिली खत्म हो गया है और सिर्फ वही अकेली बची है। इन बातों को सोचते सोचते मिशेल कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। लेकिन तभी बाहर से आए एक अजीब से शोर ने उसकी नींद तोड़ दी। वो खिड़की से झांक कर देखती है और दंग रह जाती है। वहाँ एक रोबोट घुस आया था। हाँ, वही रोबोट जो अब तक इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। घबराकर वो तुरंत अपने पिता तुल्य टीम को न्यूरो मशीन से जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उधर वो रोबोट कमरे के अंदर घुस चुका था। मिशेल जल्दी से भागकर एक टेबल के नीचे छिप जाती है, लेकिन रोबोट भी कुछ देर बाद उसे ढूंढ ही लेता है। डरी हुई मिशेल एक चाकू उठाकर रोबोट को दूर रहने की धमकी देती है। तभी उसे एहसास होता है ये रोबोट उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश ही नहीं कर रहा, बल्कि उसे कुछ समझाना चाहता है। रोबोट अपना ब्रेन पैनल खोलकर मिशेल को दिखाता है ताकि वो बोल सके। जब मिशेल उसका ब्रेन ठीक कर देती है तो रोबोट उसे सब कुछ बताना शुरू करता है कि असल में वो उसका छोटा भाई क्रिस है और वो आज भी जिंदा है।
शुरुआत में मिशेल उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। उसके भाई का जिंदा होना तो नामुमकिन था। उधर उनकी बातचीत की आवाज सुनकर टीम वहां पहुंच जाता है। जैसे ही वो मिशेल के कमरे में रोबोट को देखता है, उसे लगता है कि मिशेल ने शायद रोबोट को यहाँ छुपा कर रखा है। इस बात पर वो मिशेल पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि अगर सरकार को पता चला कि उनके घर में कोई रोबोट छिपा है तो उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। मिशेल टीम को समझाने की कोशिश करती है कि ये रोबोट उसका नहीं है, लेकिन टीम उसकी एक नहीं सुनता और गुस्से में उसे धक्का देकर गिरा देता है। ये देखकर क्रिस वाला रोबोट भड़क उठता है और टीम पर हमला कर देता है। टीम भी रोबोट पर पलटकर हमला करता है और फिर पुलिस को कॉल करने लगता है ताकि रोबोट को अरेस्ट किया जा सके। लेकिन वो फोन पर कुछ बोल पाता उसके पहले ही मिशेल पीछे से उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है और टीम बेहोश हो जाता है, क्योंकि अब मिशेल समझ चुकी थी कि ये रोबोट दरअसल उसका भाई क्रिस है। इसके बाद दोनों घर से निकल जाते हैं। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले रोबोट यानी क्रिस मिशेल के पैर में लगा ट्रैकर तोड़ देता है ताकि कोई उन्हें ट्रैक न कर सके। जैसे ही वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं, टीम की न्यूरो मशीन उन पर हमला कर देती है, लेकिन मिशेल और क्रिस किसी तरह वहां से बचकर निकल जाते हैं। सुरक्षित दूरी पर पहुंचने के बाद मिशेल क्रिस से पूछती है कि उसका असली शरीर कहाँ है और वो उस एक्सीडेंट से कैसे बचा। क्रिस बताता है कि उसका शरीर एक सीक्रेट लैब में कैद है, जिसका सटीक पता उसे भी नहीं पता। जब उसे एक रोबोट बॉडी से कनेक्ट होने का मौका मिला, तभी वो उस रोबोट का इस्तेमाल करके मिशेल तक पहुंचा। लेकिन वो एक डॉक्टर एम के बारे में जानता है, जिसकी मदद से वे क्रिस के असली शरीर का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर एम ने ही एक्सीडेंट के बाद मिशेल का इलाज किया था। वही जानता था कि क्रिस के साथ असल में क्या हुआ था, लेकिन उसने मिशेल से झूठ कह दिया कि क्रिस मर चुका है। इसलिए अब सबसे पहले उन्हें उसी डॉक्टर को ढूंढना होगा जो इस वक्त एक रोबोट के साथ एक रिस्ट्रिक्टेड जगह में कैद है। वही जगह जहां सरकार ने सारे रोबोट्स को बंद करके रखा है। इंसानों का वहां जाना सख्त मना है, लेकिन अपने भाई को बचाने के लिए मिशेल क्रिस के रोबोट के साथ वहां जाने का फैसला करती है। रास्ते में चलते हुए उन्हें समझ आता है कि न्यूरो मशीन की वजह से इंसान लगभग असली जिंदगी को भूल ही चुके हैं। कई लोग तो मशीन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कोमा में चले गए ब्रेन के अलावा उनके शरीर के बाकी अंग बिल्कुल काम करना बंद कर चुके हैं, लेकिन मिशेल ने कभी न्यूरो मशीन का इस्तेमाल किया ही नहीं। खैर, जब वे रोबोट्स के उस रिस्ट्रिक्टेड जोन की बॉर्डर तक पहुंचते हैं तो वे अंदर घुसने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक ट्रक उनकी तरफ आते दिखता है। दोनों जल्दी से एक बड़े बॉक्स के पीछे छिप जाते हैं। वे देखते हैं कि ट्रक से किट नाम का एक आदमी उतरता है, जो यहाँ एक सीक्रेट मीटिंग के लिए आया है। कुछ ही देर बाद वहाँ एक और आदमी का रोबोट आ जाता है। असल में किट अपने पास रखी एक पुरानी एंटिक बंदूक बेचने आया था, लेकिन जैसे ही वो बंदूक उस आदमी के हाथ लगती है, वो किट को पैसे देने से इनकार कर देता है, क्योंकि हथियार तो उसके हाथ पहले ही आ चुका था और चूंकि किट वहाँ खुद मौजूद था, उसे मारकर भाग जाना उसके लिए बहुत आसान होता। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किट पहले से ही इसके लिए तैयार था। जैसे ही वो न्यूरो मशीन वाली बंदूक किट पर तानता है, ट्रक के पीछे से अचानक एक रोबोट निकलकर उस आदमी को खत्म कर देता है। उधर बॉक्स के पीछे छिपी मिशेल और क्रिस ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। दुनिया में रोबोट अपने साथ रखना कड़ाई से मना है, फिर भी किट के पास रोबोट आया कैसे? रोबोट को नष्ट करने के बाद किट उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो और रोबोट मिलकर उस बॉडी को ट्रक में लोड करते हैं। इसी बीच मिशेल और क्रिस पीछे से चुपके से ट्रक के अंदर घुस जाते हैं ताकि वे रोबोट्स के एरिया के और करीब पहुंच सकें। लेकिन वो ये नहीं देख पाए कि एक दूसरा रोबोट दूर से सारी घटना देख रहा था, जिसे बेस से मार्शल नाम का एक सोल्जर कंट्रोल कर रहा था। किट का ट्रक देखकर मार्शल समझ जाता है कि मिशेल और क्रिस कहाँ जा रहे हैं। किट और रोबोट हारमान को लेकर ट्रक में आगे बढ़ रहे थे। उन्हें ये पता नहीं था कि उनके ट्रक के पीछे मिशेल और क्रिस नाम के दो रोबोट छिपे हुए हैं। वे अपने ठिकाने पहुंचकर हारमान के साथ खराब न्यूरो मशीन और अन्य चीजें निकालते हैं, जिन्हें वे अपने रोबोट को बेचकर कुछ पैसे कमाने वाले थे। तभी उन्हें ट्रक के अंदर से मिशेल की आवाज सुनाई देती है। फिर किट और रोबोट हारमान मिलकर मिशेल और क्रिस को पकड़ लेते हैं। मिशेल उन्हें सच बताती है कि उन्हें डॉक्टर एम से मिलने और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाने की जरूरत है जहां किट जा रहा है। वो कहते हैं कि इसलिए उन्हें भी उनके साथ ले जाना पड़ेगा, लेकिन किट समझाता है कि वहां का इलाका बहुत ही खतरनाक है और इंसानों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल है, इसलिए वो उन्हें वहां नहीं ले जा सकता। लेकिन मिशेल उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि उसे अपने भाई का असली शरीर ढूंढना ही होगा। जैसे ही वे इस बात पर बहस कर रहे होते हैं, तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। किट तुरंत अपनी बंदूक निकालकर सेफ्टी के लिए तैयार हो जाता है। असल में वो मार्शल का रोबोट था जो मिशेल और क्रिस का पीछा कर रहा था। मार्शल सभी के सामने घोषणा करता है कि यहाँ दो रोबोट हैं, किट के साथ हारमान और मिशेल के साथ क्रिस। वो दोनों से उनके हथियार जमा करने के लिए कहता है ताकि रोबोट्स को सरकार के पास सौंपा जा सके। किट और मिशेल शुरुआत में आत्मसमर्पण का नाटक करते हैं, जैसे उनके रोबोट मार्शल पर हमला करके उसकी मशीन को डिसेबल कर सकते हैं। लेकिन मार्शल बहुत चालाक था और उसने उनका प्लान समझ लिया।
फिर दोनों रोबोट्स और मार्शल के बीच जमकर मारामारी शुरू हो जाती है। किट और मिशेल समझ जाते हैं कि वे मार्शल को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए वे वहां से भागने लगते हैं, लेकिन मार्शल पीछे से हमला करता है और दोनों ग्रुप्स के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उनके तांडव में पूरी बिल्डिंग धीरे धीरे गिरने लगती है। किट और मिशेल किसी तरह अपने रोबोट्स के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद किट मिशेल पर बेहद गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मार्शल ने उसका ठिकाना पकड़ लिया। मिशेल तब किट से कहती है कि वो सब कुछ अपने भाई क्रिस के लिए कर रही है, इसलिए उसे रिस्ट्रिक्टेड जोन में जाकर डॉक्टर एम से मिलना ही होगा और इसके लिए वो किसी भी जोखिम को लेने को तैयार है। मिशेल की बातें सुनकर किट उसे मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर वो अपना सबसे बड़ा रोबोट एक्टिवेट करता है और उसके अंदर बैठकर रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करना शुरू करता है। ये रोबोट हारमान के रोबोट से बहुत बड़ा था और हारमान इसे कंट्रोल कर सकता था। इसी बीच हम साइंटिस्ट ईथन को देखते हैं, जिसने न्यूरो मशीन बनाई थी और इंसानों को युद्ध जीतने में मदद की थी। अब वो एक नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सैकड़ों प्रयासों के बावजूद वो काम नहीं कर रही। उसके दो जूनियर्स उसे रिपोर्ट करते हैं कि जिस डाटा सोर्स का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी के लिए किया जा रहा है, उसका प्रदर्शन धीमा पड़ गया है। ये सुनकर ईथन और भी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि इसके बिना उसके सारे न्यूरो मशीन बेकार हो जाएंगे। और यही होता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। असल में वो डाटा सोर्स कोई और नहीं बल्कि मिशेल का भाई क्रिस ही था। वो अभी भी जिंदा है। इसे इस्तेमाल करने के लिए उसे एक मशीन से जोड़ा गया था, ताकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करके नई नई खोजें कर सके। मतलब शुरुआत में जिस न्यूरो मशीन की मदद से इंसानों ने युद्ध जीता था, वो भी क्रिस के ब्रेन का इस्तेमाल करके बनाई गई थी। चूंकि क्रिस उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक और रोबोट के साथ मिशेल के पास आ गया था, इसलिए ईथन अपने ब्रेन पावर का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसलिए जितनी जल्दी हो सके क्रिस के रोबोट को वापस लाना जरूरी था, ताकि ईथन अपने ब्रेन पावर का पूरा फायदा उठा सके। असल में ईथन ही मार्शल से मिला और उसे क्रिस और रोबोट को पकड़ने का काम सौंपा। इसी वजह से मार्शल मिशेल और क्रिस के रोबोट का पीछा कर रहा था और इस काम के लिए ईथन ने मार्शल को सरकार में ऊंचे पद पर प्रमोशन का आश्वासन दिया। वैसे भी लोगों की मदद करने की वजह से उसकी कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनी बन चुकी थी। तो मिशेल और किट अपने बड़े रोबोट की मदद से रिस्ट्रिक्टेड एरिया में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वहाँ के रोबोट्स उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें पकड़कर अपने लीडर के पास ले जाते हैं। ये वही रोबोट है जिसने युद्ध के समय प्रेसिडेंट के साथ डील की थी। रोबोट का लीडर उन्हें बताता है कि कभी कभी बहुत से इंसान इस एरिया में घुस आते हैं और रोबोट्स के कई पार्ट्स चोरी कर ले जाते हैं, इसलिए वे अपनी सेफ्टी के लिए हमला करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य इंसानों को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। तब मिशेल लीडर को सारी सच्चाई बताती है कि वो रोबोट को नुकसान पहुंचाने नहीं आई थी, बल्कि डॉक्टर एम से मिलने आई थी, ताकि अपने भाई का असली शरीर ढूंढ सके। मिशेल की बात सुनकर रोबोट का लीडर हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि साइंटिस्ट ईथन एक छोटे बच्चे के ब्रेन का इस्तेमाल करके ये सब कर रहा है। फिर वह बताता है कि डॉक्टर एम ने रोबोट्स के बहुत फायदे किए हैं, इसलिए वे उसे अपने बीच में सेफ रखते हैं और उसकी सेफ्टी के लिए उसका लोकेशन किसी को नहीं दिया जा सका। ये सुनकर मिशेल बहुत निराश हो जाती है और बाहर आकर अपने भाई के बारे में सोचने लगती है। तभी एक और रोबोट आता है और मिशेल से कहता है कि वो एक समय डॉक्टर एम के पास रहा है। वो मिशेल को उसके लोकेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है। रोबोट का लीडर वहां पहुंचता है और उन्हें मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर एम खुद क्रिस के रोबोट से मिलना चाहता था। फिर वह उन्हें डॉक्टर एम की फैसिलिटी तक ले जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मार्शल की न्यूरो मशीन ने उनका पीछा कर लिया था और वे यहाँ तक आ गए हैं। कुछ घंटे ड्राइव करने के बाद वे आखिरकार डॉक्टर एम की फैसिलिटी पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। इसे देखकर वे अपने हथियार निकालकर तैयार हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी चारों तरफ से कई रोबोट उन्हें घेर लेते हैं। असल में ये डॉक्टर एम का सेटअप था, ताकि कोई आसानी से उसे ढूंढ ना पाए, लेकिन क्रिस के रोबोट को देखकर डॉक्टर एम के रोबोट उन्हें शांत कर देते हैं। अब मिशेल दौड़ते हुए डॉक्टर के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसने उसे झूठ क्यों बताया और उसके भाई का असली शरीर अब कहाँ है। इसके बाद डॉक्टर एम उसे पूरा सच बताना शुरू करता है कि जब इंसान और रोबोट के बीच युद्ध हो रहा था, तब उसने क्रिस को ढूंढा। एक्सीडेंट के बाद भी क्रिस जिंदा था और जब वह क्रिस पर ऑपरेशन कर रहा था, तब उसे पता चला कि क्रिस का ब्रेन आम इंसानों से कई गुना अधिक पावरफुल है। जब साइंटिस्ट ईथन को इस बारे में पता चलता है, तब वह एक ऐसी मशीन बनाता है जिसमें क्रिस को मारने की बजाय उसका ब्रेन इस्तेमाल किया जा सके। इसी मशीन की मदद से ईथन न्यूरो मशीन बनाता है, जिसकी मदद से इंसान रोबोट के साथ युद्ध जीते हैं। लेकिन क्रिस के बारे में आम इंसान कुछ भी नहीं जानते थे, इसलिए डॉक्टर एम मिशेल और अन्य लोगों से झूठ बोलकर कहता है कि क्रिस एक्सीडेंट में मर चुका है। डॉक्टर एम आगे बताता है
है कि इस घटना के 13 महीने बाद क्रिस का ज्ञान धीरे धीरे वापस लौटा है। क्रिस समझता है कि ईथन उसका ब्रेन अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने उसका ब्रेन इस्तेमाल करके न्यूरो मशीन बनाई थी। तब क्रिस डॉक्टर एम के पास मदद मांगने जाता है। डॉक्टर एम उसकी मदद करता है और इसी तरह क्रिस उस रोबोट के साथ कनेक्ट हो जाता है। चूंकि रोबोट उनकी फैसिलिटी से बहुत दूर था, इसलिए क्रिस को पता नहीं था कि उसका असली शरीर किस फैसिलिटी में कैद है। डॉक्टर एम क्रिस का ब्रेन रोबोट के साथ कनेक्ट कर देता है और फिर फैसिलिटी से भाग जाता है, क्योंकि अगर ईथन उसे पकड़ लेता तो मार डालता। तभी मिशेल गुस्से में पूछती है, तो क्रिस का असली शरीर अब कहाँ है? डॉक्टर एम बताता है कि क्रिस का शरीर ईथन की सबसे सेफ फैसिलिटी में कैद है और उसे मुक्त करने के लिए वहां जाना पड़ेगा। जब वे ये सब बात कर रहे होते हैं, तभी बाहर से मार्शल आ जाता है। वो अंदर आता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एम ने ईथन के साथ विश्वासघात करके यहाँ छिपा लिया है। तब रोबोट का लीडर बाकी लोगों को बचाने के लिए खुद मार्शल से लड़ना शुरू करता है और बाकी लोग पीछे से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहां और भी कई सोल्जर्स पहुंच जाते हैं। मार्शल पूरी टीम के साथ आया था। दोनों ग्रुप्स के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एक समय मार्शल रोबोट लीडर को खो देता है। तब डॉक्टर एम सामने आता है ताकि मार्शल क्रिस के रोबोट को अपने साथ ले न जाए। लेकिन पीछे से एक रोबोट आता है और डॉक्टर एम को मार देता है और क्रिस के रोबोट को पकड़कर ले जाता है और मिशेल से कहता है कि घर वापस चली जाए और इन हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है सब भूल जाए। अगर बाहर किसी को कुछ बताया तो उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। फिर क्रिस के रोबोट को मेन लेवल में ले जाया जाता है, जहां क्रिस का असली शरीर रखा हुआ है। हालांकि ये देखकर मार्शल को थोड़ा बुरा लगता है कि ईथन एक छोटे बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहा है। ईथन क्रिस के रोबोट से कहता है कि उसने उसके रोबोट से कनेक्ट होकर बहुत परेशानी पैदा की है। अब क्योंकि वे उसे पकड़ चुके हैं, इसलिए इस बार वे क्रिस के ब्रेन का पूरा पावर इस्तेमाल कर सकेंगे। जब गार्ड्स ईथन की बात मानकर रोबोट को बांधने लगते हैं, तब मार्शल कहता है कि ये गलत हो सकता है, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तब ईथन उसे याद दिलाता है कि अगर उसने ये सब नहीं किया होता तो मार्शल जैसे सोल्जर्स 4 साल पहले ही युद्ध में मर जाते और इंसान रोबोट का गुलाम बन जाते। इसलिए उसके ये एक्सपेरिमेंट मानव सभ्यता को बचाने के लिए थे और इसलिए उसे ईथन से नैतिकता सीखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चूंकि मार्शल एक छोटा ऑफिसर है, उसका काम सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना है। इसी बीच रोबोट एरिया की पूरी स्ट्रक्चर तोड़ दी जाती है। उनका लीडर भले ही बहुत घायल था, लेकिन अब भी जिंदा है। किट मिशेल को उदास होने से रोकता है और कहता है कि वे सीधे ईथन की लैब में जाकर क्रिस को बचाएंगे। कुछ रोबोट इंसानों से भी ज्यादा इमोशनल होते हैं। शुरू में किट खुद भी रोबोट्स के खिलाफ लड़ा। युद्ध के एक मोड़ पर जब वह घायल हो गया, हारमान नाम का रोबोट उसका जीवन बचाता है। तब उसे समझ आता है कि सभी रोबोट बुरे नहीं हैं। वे इंसानों के साथ रहना चाहते हैं, दास नहीं बनना चाहते। वे सिर्फ अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। युद्ध के बाद किट हारमान को अपने साथ रखता है और वे साथ में काम करने लगते हैं। इसके बाद वे डॉक्टर एम के पर्सनल कंप्यूटर के पास जाकर पता करते हैं कि ईथन ने क्रिस का ब्रेन कैसे इस्तेमाल करके न्यूरो मशीन बनाई और उसकी मदद से रोबोट्स को हराया। अगर वे किसी तरह क्रिस के ब्रेन को मशीन से डिस्कनेक्ट कर दें तो न्यूरो मशीन बंद हो जाएगी। वहाँ किट और मिशेल के साथ बाकी सभी रोबोट्स और आर्मी भी थी। वे जानते थे कि ईथन को हराने के लिए क्रिस के ब्रेन से मशीन को डिस्कनेक्ट करना होगा ताकि ईथन की सारी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाए। इसलिए सब मिलकर ईथन की फैसिलिटी पर हमला करने निकलते हैं। अगले दिन जब क्रिस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है, तब किट और हारमान बाहर से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। जब भी सारे गार्ड उन्हें पकड़ने आते हैं, मिशेल सबकी नजरों को चकमा देकर अपने भाई के पास पहुंचती है। इसी बीच किट और हारमान के साथ कई रोबोट वहां हमला शुरू कर देते हैं। तभी गार्ड्स के सभी मशीनों के साथ उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान मिशेल क्रिस के रोबोट के पास पहुंच जाती है। उधर जब ईथन को पता चलता है कि बाहर बहुत सारे रोबोट्स ने हमला किया है, तो वह अपनी नई खोजी हुई स्पेशल टेक्नोलॉजी निकालता है। यह एक विशालकाय रोबोट होता है जिसे सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता है। वह इतना बड़ा और पावरफुल होता है कि बाकी सारे रोबोट उस पर कोई असर नहीं कर पाते। यह स्थिति देखकर मार्शल फैसला करता है कि वह अब ईथन की तरफ से नहीं लड़ेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि वह गलत इंसान के लिए लड़ रहा था। उधर मिशेल अपने भाई तक पहुंच जाती है और उससे कनेक्ट होकर एक डिजिटल वर्ल्ड में प्रवेश करती है, जहां क्रिस बेहद उदास था। हालांकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था और वह कई सालों से कोमा में था, फिर भी उसके ब्रेन के जरिए दुनिया में बहुत विनाश हुआ है। इसलिए उसे लगता था कि अगर वह मर जाता तो शायद सबसे बेहतर होता। वह अपनी बहन से कहता है कि बाहर जाकर उसके ब्रेन को मशीन से अनप्लग कर दे ताकि वह मर सके और उसके ब्रेन से जुड़े सारे मशीन बंद हो जाएं। सब कुछ रोकने का यही एकमात्र रास्ता है और इसी में उसकी मुक्ति भी है। हालांकि उसका शरीर काम नहीं कर रहा था, उसने अपने अंतिम कुछ दिन अपनी बहन के साथ बिताए थे, इसलिए अब उसकी कोई इच्छाएं बाकी नहीं थी। मिशेल उसकी बात मानकर बाहर जाती है और उसके ब्रेन को अनप्लग कर देती है। जैसे ही ब्रेन डिस्कनेक्ट होता है, सारे रोबोट एक एक करके अचेत होने
लगते हैं। तब रोबोट लीडर ईथन के पास जाकर एक नया डील करता है। इस बीच मिशेल के जरिए से पूरी दुनिया जान जाती है कि ईथन ने कैसे एक बच्चे के ब्रेन का इस्तेमाल करके इतने समय तक कई अन्याय किए। मिशेल सबको बताती है कि कैसे न्यूरो मशीन इंसानों को और निष्क्रिय बना रही थी और इसके कारण लोग असली जीवन से कट गए थे। लेकिन अब उसके भाई के डिवाइस की मदद से ये सारी मशीनें काम नहीं करेंगी। इंसानों को फिर से अपनी सिंपल जिंदगी में लौटना होगा और रोबोट्स को भी उनकी स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि वे इंसानों के साथ समाज में शांति से रह सकें। यहीं इंसान और रोबोट्स की लड़ाई खत्म होती है और इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है।